का आप ईसाई होने के कारण प्रसाद नहीं ले रही हैं। तो उनकी बेटी ने उनको डिफेंड करते हुए कहा कि नहीं दरअसल माँ का आज उपवास है। जहाँ तक मैं जानता हूँ क्रिश्चियन धर्म में उपवास नहीं होता। मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसे 91 वर्ष की उम्र में भी कंबल नहीं बटे हैं इसका ध्यान था, और उन्होंने अपनी अंतिम रात को भी मुझे कंबल बांटने भेजा था। मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम लाइए, इनकी है प्राइवेट लिमिटेड। अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अधिक से अधिक उनकी पत्नी बनेंगी, डिम्पल जी बनेंगी, और तो इनके पास कोई तीसरा उम्मीदवार है नहीं। आप जब घर जाते होंगे तो आपको घर वाले या आपकी माता जी नहीं कहती होंगी कि मतलब ये डेड बॉडी छू कर आए हो या इस बच्चे के साथ ऐसे आए हो? तो मतलब बच्चा मुसलमान था, हर बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। मैंने 15 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया। उसी तरह से सरानंदन में एक बिल्डर की गलती से एक गड्ढा छूटा हुआ था, उस गड्ढे में एक बच्चे के गिरने से जान चली गई। मैंने उस बिल्डर से बात करके 16 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया। यादवों को सोचना होगा, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि अगर मुक्त कराएगी कोई तो सिर्फ भाजपा कराएगी। आपके जैसे और विधायक क्यों नहीं हो पाते? मुझे जो लगता है कि बतौर विधायक मुझे अपने क्षेत्र के सभी परिवारों के साथ बरही से लेकर तेरही तक खड़े रहना चाहिए। यही मेरा दायित्व, यही मैं करता हूँ। लेकिन यदि वो हमारा प्रसाद नहीं खाएंगे तो हम भी उनका क्रिसमस का केक और ईद की सेवई नहीं खाएंगे। धर्म की नगरी काशी, और काशी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये हमारे साथ कैंट विधानसभा से के माननीय विधायक जो है सौरभ श्रीवास्तव जी हैं। विधायक जी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र और कार्यालय पर तमाम जो है विधायक हैं चाहे मंत्री हैं हर बार जन सुनवाई करते हैं, तो इसको कैसे देखते? देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है। सामान्यतः सरकारी विभागों से ही लोगों को न्याय मिल जाता है, लेकिन यदि ये कुछ लोग समस्या में रह जाते हैं, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता, तो वह हम विधायकों के जनसंपर्क कार्यालय में या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय में आते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि यहाँ आने के बाद उन्हें कहीं और ना जाना पड़े और यहीं से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। यह जनता के समाधान का एक बड़ा केंद्र है। जनता बड़ी सम्मान से इन केंद्रों को देखती है और हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि इन केंद्रों का सम्मान बचा रहे। समय समय पे आप भी मतलब जनप्रतिनिधि के नाते और तमाम जनता के लिए सेवा करते रहते हैं, तो ऐसे में तमाम लोग भी आते हैं आपके पास समस्याओं को लेकर। हाल ही में आपके सामने एक अजीब सी समस्या आई थी, मतलब धर्म को लेकर जो आई थी, वो प्रकरण हम आपसे। आप वो प्रसाद प्रकरण की बात कर रहे हैं? जी देखिए, हमारी जनसुनवाई में जिनका काम हो जाता है वो भी मिठाई लेके या प्रसाद लेकर आते हैं। तो ऐसे एक सज्जन आए थे, मैं सोमवार का दिन था और नेवादा में ईश्वर वाटिका में मेरा उस सोमवार का दिन है जनसुनवाई का मैं वहाँ पे जनसुनवाई कर रहा था। तो जब वो सज्जन प्रसाद दे के आए तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया और सामने रख दिया। जितने भी लोग आ रहे थे सबको मैं प्रसाद ऑफर कर रहा था, लोग ले रहे थे। तब तक एक महिला अपने बच्चे के साथ आई, उनका भी काम मैंने किया, उनको भी प्रसाद ऑफर किया। तो वो हंसने लगे और उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने पूछा, आप हंस रही हैं और मना कर रही हैं, कारण? फिर मैंने उनके एप्लीकेशन पर देखा तो मैंने देखा वो क्रिश्चियन है, ईसाई है। मैंने कहा, आप ईसाई होने के कारण प्रसाद नहीं ले रही हैं। तो उनकी बेटी ने उनको डिफेंड करते हुए कहा कि नहीं दरअसल माँ का आज उपवास है। जहाँ तक मैं जानता हूँ क्रिश्चियन धर्म में उपवास नहीं होता है। खैर, मैंने उनकी बेटी से पूछा कि बेटा तुम्हारा भी उपवास है? उसने कहा नहीं मेरा तो नहीं है। तो हमने कहा तुम ले लो प्रसाद। तो फिर वो भी हंसने लगी और माँ ने कहा नहीं वो भी नहीं लेगी। मुझे बुरा ये लगा कि हमारा सर्वधर्म समभाव का देश है। हिंदू प्रधान देश होने के बावजूद हम हर धर्म के लोगों को पूरा सम्मान देते हैं, उनकी रीति रिवाजों को सम्मान देते हैं। चाहे क्रिसमस हो तो हमारे घर पे केक आता है, चाहे ईद हो हमारे घर पे खीर आती है, सेवई आती है। हम उनका प्रसाद लेते हैं, खाते हैं। उनके धर्म और उनके धर्म के त्योहारों को, पर्वों को हम पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन इस हिंदू प्रधान देश में दूसरे धर्मों के लोग अपने बच्चों के मन में कैसा जहर बो रहे हैं कि उस छोटे से बच्चे ने भी प्रसाद ग्रहण करना ठीक नहीं समझा। उसको अभी से ट्रेनिंग दी गई है कि ये हिंदू धर्म के देवी देवताओं का प्रसाद है, ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत ही गंदी मानसिकता है। और ये बच्चों के मन में जो जहर बोने का काम ये ईसाई धर्म के फादर लोग हों, पादरी हों या मुस्लिम धर्म के मौलवी हों, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से इसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, चाहे वो किसी धर्म में जन्म लें। उनमें बचपन से ही धर्म को लेकर ऐसी मानसिकता पैदा करना, उन्हें हिंदू धर्म के विरुद्ध उनके मन में जहर घोलना, ये बहुत ही गलत बात है। ये जातिगत तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कौन करता है? मतलब एक तरीके से जो आप जहर की बात कह रहे हैं, कौन घोलता है? जातिगत तुष्टीकरण नहीं, ये धर्मगत तुष्टीकरण हुआ।
देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म समभाव की बात करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबको लेकर चलती है, सबके लिए काम करती है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो धर्म विशेष या जाति विशेष की राजनीति करती हैं, और दरअसल यही वो पार्टियां हैं जो अपनी राजनीति के लिए, अपने राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष को जन्म देती हैं। हमारा देश सभी का है, हमें सभी की चिंता करनी चाहिए और कम से कम बच्चों को ऐसी राजनीति से दूर रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े मुखिया हैं राहुल गांधी, जो है जो आलू से मतलब सोना बनाते हैं, और केरला में जिस तरह से मतलब पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाते हैं, और केरला में लव जिहाद के भी आपने अक्सर मामले देखे होंगे, और जिस तरह से आपने ये प्रसाद वाला प्रकरण बताया, तो ऐसे में कांग्रेस कहती है कि भाजपा के लोग जो है इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और भाजपा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं। चलिए जाने दीजिए भाजपा कांग्रेस, आप तो पत्रकार हैं, आप तो निष्पक्ष हैं, आप बताइए क्या किसी धर्म के लोग अपने घर के बच्चों को, छोटे बच्चों को ये सिखाएं कि फला धर्म का प्रसाद मत लेना, ये उचित है? आप बताइए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तो उस दिन जो हुआ प्रसाद वाला कांड, मुझे बहुत बुरा लगा, और मैंने साफ कहा अपनी फेसबुक पोस्ट में, कहा यदि आप हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो हमसे अपने धर्म के सम्मान की आशा ना रखें। तो उनका मैं पहले ही कर दिया था। और काम तो हम लोग सबका करते हैं, हिंदू का करते हैं, मुस्लिम का करते हैं, ईसाई का करते हैं, बौद्ध का करते हैं, जैन का करते हैं। हम हर उस व्यक्ति का काम करते हैं जो हमारे देश का नागरिक है, और यही हमें हमारे बड़ों ने सिखाया है। काम तो अभी भी उनका हम नहीं रोकेंगे, लेकिन यदि वो हमारा प्रसाद नहीं खाएंगे तो हम भी उनका क्रिसमस का केक और ईद की सेवई नहीं खाएंगे। दर्शकों, हम आपको बताएं, ये एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो कि अगर नए साल में तमाम जो लोग जो हैं वो अपनी खुशियां अगर बांटते हैं अपने परिवार के साथ, और एक ऐसे मात्र जो जनप्रतिनिधि हैं जो साल के पहले दिन यानी कि नए साल के दिन जो है दूसरे मतलब परिवार के लोगों को कंधा देने का काम करते हैं। और आपने कई बार ऐसे मीडिया में तमाम समाचारों के माध्यम से आपने देखा होगा, कई बार जो है छोटे बच्चों का कुछ तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जिसको अपने उन्होंने गोद में ले रखते हैं। एक आपका और चीज़ें कई बार देखने को मिलता है शहर भर में, जो है आप लोगों के मतलब कंधे मतलब आखिरी समय में, अंतिम समय में कंधा देना शुरू कर देते हैं। देखिए, मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूँ, इस नाते से इस विधानसभा क्षेत्र के बतौर मुखिया मुझे जिम्मेदारी मिली है। इस क्षेत्र में किसी भी परिवार में कोई भी संकट आएगा, भगवान न करे आए, तो उसे सहारा देना मेरा दायित्व है। बरही से लेके तेरे, देखिए विधायक शब्द तो है, इसका शाब्दिक अर्थ है विधान बनाने वाला, कानून बनाने वाला। इस नाते से मुझे विधानसभा में बैठ के कानून बनाना है। लेकिन शाब्दिक अर्थ के पलट व्यावहारिक अर्थ में विधायक अपने क्षेत्र के सभी परिवारों के सदस्य की भांति होता है, तो उनके सुख में, उनके दुख में खड़े रहना मेरा दायित्व होता है। और आपके जैसे और विधायक क्यों नहीं हो पाते? कि मैं नहीं जानता कौन किस हद तक, कहाँ तक है। मुझे जो लगता है कि बतौर विधायक मुझे अपने क्षेत्र के सभी परिवारों के साथ बरही से लेकर तेरही तक खड़े रहना चाहिए, यही मेरा दायित्व, यही मैं करता हूँ। नहीं, एक मिनट के लिए आपको ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि हम विधायक हैं, आराम करते हैं, और क्या मतलब है जनप्रतिनिधि मतलब जनसेवा करने का? अभी आराम की उम्र नहीं है, अभी मैं सिर्फ 50 वर्ष का हूँ, अभी 20-25 साल आराम की उम्र नहीं है। जब मेरी उम्र होगी तो मैं भी आराम करूँगा। अभी तो काम का समय है, अभी तो जनता के लिए खड़े रहने का समय है। तो जब जो समय है तब आदमी को करना चाहिए। जब मेरे आराम का समय आएगा मैं भी आराम करूँगा। विपक्ष के लोग भी ऐसा काम नहीं करते हैं? नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने अपने माता पिता से जो सीखा है वो मैं कर रहा हूँ। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो परिवार को अस्पताल ले जाना, चिकित्सा की व्यवस्था करना, कहीं किसी घर मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करना। मेरी जो विधायक की सैलरी है वो मैं अपने ऊपर खर्च नहीं करता। मैंने हरिश्चंद्र घाट पे हमारे पार्षद हैं राजेश यादव चल्लू जी, मणिकर्णिका घाट पे हमारे कार्यकर्ता हैं अरुण सिंह जी, मैं उनको पैसा भेजता रहता हूँ, उनके पास पैसा रहता है। और जो हमारे गरीब लोग जाते हैं जिनके पास दाह संस्कार का पैसा नहीं है, उस पैसे से उनका दाह संस्कार होता है। हमारे पास इलाज के लिए कोई आता है, कहता है कि डायलिसिस करा रहे हैं, 1500 रुपये रोज़ लग रहे हैं, और चिकित्सा विधायक निधि से या मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा आएगा, उसमें 1 महीने का समय लगेगा, तो 1 महीने का डायलिसिस का पैसा हम अपने पास से दे देते हैं। अभी रामनगर में 2 बच्चे डूब गए थे, डूब के जिनकी जान चली गई थी, तो वहाँ भी जब तक उनको सरकारी सहायता मिलेगी तब तक उनका काम चले, तो मैंने दोनों जगह 10-10 हज़ार दिए। तो किसी की विपत्ति में आर्थिक सहायता करना, शारीरिक रूप से सहायता करना, यही तो मेरा दायित्व है, यही मैं कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है। यही दायित्व मुझे जनता ने दिया है, यही दायित्व मुझे मेरे संगठन ने दिया है।
चलिए, ये तो आपकी खूबसूरत तस्वीर जो है समय समय पर दिखती रहती है। जिस तरह से अभी नीट की परीक्षा हुई है, दिल्ली में लोग जो है पूरे विपक्ष के दल जो है वो एक मंच पर हो गए, उसके बाद जो है वहाँ से भी मतलब अलग से एक धर्म के लिए जो है वहाँ से हामी भरी जाती है, अल्लाह तेरा नाम इस तरह से करके, इस तरह से, इसको कैसे देखते हैं? बहुत गलत बात है। देखिए, वो धरना कभी भी छात्रों का धरना था ही नहीं, वह शुरू से राजनीतिक रूप से प्रायोजित धरना था। उस धरने में कम्युनिस्ट भरे हुए थे। कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश के लिए हमेशा से ही बहुत घातक रही है। इस देश के लिए और देशवासियों के लिए कम्युनिस्ट विचारधारा ये जहाँ जहाँ रहे हैं वहाँ वहाँ इन्होंने नुकसान किया है। उस धरने में बहुत गंदे नारे लगे। उस धंधे में हमेशा अक्सर वह लोग दिखाई दिए जो देश विरोधी बातें करते हैं, देश तोड़ने की बातें करते हैं, और निश्चित रूप से जनता के बीच में वो गया। इसीलिए उस धरने के लिए किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं आई। तो विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर कैसे तैयारी मुझे क्या तैयारी करनी है? तैयारी तो उन पार्टियों के प्रत्याशियों को करनी है जो अचानक से टिकट लेकर मैदान में कूदते हैं, जिनके पास 2 ही महीने का, 3 ही महीने का या 1 महीने का समय होता है। भारतीय जनता पार्टी हर समय मिशन मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, पूरे हफ्ते, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे 5 साल निरंतर जनता के बीच में रहती है। कोविड में भी आपने देखा, जहां दूसरी पार्टियां ट्विटर खेल रही थी, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कोविड वार्ड में भी पहुंच रहे थे, घाट पे भी खड़े थे, कंधा भी दे रहे थे। कोविड पेशेंट, मैं खुद 6 कोविड पेशेंट को कंधे दे के ले गया। एक कोविड पेशेंट के साथ तो उसके परिवार वाले कोई नहीं थे, 3 ही लोग थे, तो मैंने तो आगे से दोनों तरफ ऐसे ही पकड़ा था कंधा, आगे मैं अकेले उठाया था। तो हम लोग तो हर समय पब्लिक के बीच में खड़े हैं। हमें चुनाव के लिए तैयारी कहाँ करनी है? आप अगर मेरा फेसबुक पोस्ट देखें तो आप 22 तारीख की काउंटिंग की डेट निकाल लीजिए। जिस दिन मैं काउंटिंग हुई, शाम को विधायक चुना गया, आप अगले दिन मुझे किसी मोहल्ले में देखेंगे। मेरा रूटीन आप सुन लीजिए। मैं रोज़ सुबह 7 बजे से 10 बजे तक घर घर जनसंपर्क करता हूँ। कम से कम 150, 200, 300 घर में रोज़ चला जाता हूँ। उसके बाद 10 बजे से 2 बजे, 3 बजे तक 4-5 घंटे, मेरे विधानसभा में 5 मंडल है तो 5 जगह जनसुनवाई करता हूँ। सोमवार को नेवादा में ईश्वर वाटिका, मंगलवार को रामनगर में श्यामा उपवन, बुधवार को महामना मंडल तो पीएमओ मोदी जी के कार्यालय में, बृहस्पतिवार को कैंट मंडल, मेरा अपना घर है शिवाजी नगर कार्यालय, और शुक्रवार को लक्सा थाने के बगल में रोशन होटल 10 बजे से जन सुनवाई करता हूँ। इसके बाद शाम को फिर घर घर जनसंपर्क करता हूँ। अगर कड़ी धूप ना हो तो दोपहर में बाजार संपर्क करता हूँ। तो मैं प्रतिदिन 500 से 600 नए लोगों से, नए परिवारों से मेरी भेंट होती है। तो जब मैं 500 लोगों से रोज मिल रहा हूँ तो मुझे चुनाव में क्या तैयारी करनी है? वोट बैंक मैं आपको पिछले चुनाव की एक बात बताता हूँ। मेरे भी परिवार के लोग हैं जो चुनाव में मेरे लिए प्रचार करने चले आते हैं। मेरे जिया जी पिछले चुनाव में आए, नितेश श्रीवास्तव नाम है, गोरखपुर रहते हैं। उन्होंने घूमना शुरू किया। पहले दिन जिस मोहल्ले में गए, लोगों ने कहा कि अरे सौरभ भैया तो अभी 15 दिन पहले आए थे, अभी क्या जरूरत है आपको आने की। अगले दिन दूसरे मोहल्ले में गए तो वहाँ लोगों ने बोला कि सौरभ भैया तो अभी 1.5 महीने पहले आए थे, क्या जरूरत। तो इस तरह से मैं 5 साल इतना वर्किंग रहती है कि मुझे चुनाव में कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती। परसों मैं गया था पंचशील नगर, वहाँ मेरे अभिभावक समान बड़े हैं कमल कपूर जी, उनसे काफ़ी दिन से मेरी भेंट नहीं हुई थी। तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि 20 साल बाद तुम इस कॉलोनी में आए हो। मुझे हंसी आई। मैंने उनके लड़के का मोबाइल लिया और उनके मोबाइल पे अपना फेसबुक खोला और फेसबुक पे मैंने तुलसीपुर डाला, और तुलसीपुर डाल के जब मैंने सर्च किया तो 4थी से 5वीं पोस्ट मुझे पंचशील नगर की मिल गई और उन्हीं की फ़ोटो मिल गई। और बाई चांस वह उसी कुर्ते में बैठे हुए थे जिस कुर्ते में उस दिन जिस गंजी में उस दिन बैठे हुए थे, सेम बनियान। मैंने उनको फ़ोटो दिखाई कि देखिए उनकी आप तारीफ कर रहे हैं। 1 साल पहले मैं आपके घर पर आया था और ये आपकी फ़ोटो है। देखिए, एक विधायक का विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मेरा विधानसभा क्षेत्र टेंगरा मोड़ मतलब चंदौली बॉर्डर से लेके वरुणा पुल तक है। इतने बड़े क्षेत्र में अगर 1 साल में मैं उस घर में दोबारा पहुंच गया तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है। और वो भी मान गए कि हाँ, साल भर पहले ही तुम आए थे। तो मैं दिन भर इतना वर्किंग रहता हूँ कि मुझे चुनाव में जरूरत नहीं पड़ती कोई तैयारी करने की। एक आखिरी साथ ही पब्लिक के साथ हर समय खड़े रहने का भी बहुत लाभ मिलता है। जैसे सुंदरपुर में एक एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे को एक हाइड्रा से जान चली गई। मैंने वहाँ बच्चों परिवार ने चक्का जाम कर दिया था। मैंने सबसे पहले जाके निवेदन किया कि चक्का जाम समाप्त करिए, चक्का जाम से पब्लिक परेशान होती है। और मैं उन बच्चे की बॉडी लेके किनारे बैठ गया, हाइड्रा के मालिक से कांटेक्ट किया और 15 लाख रुपए का मुआवजा परिवार को दिलाया। मुसलमान बच्चा था वो, मैंने मौजूद था। मैंने तो उसका धर्म नहीं देखा, बच्चा मुसलमान था। हर बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। मैंने 15 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया। उसी तरह से सरानंदन में एक बिल्डर की गलती से एक गड्ढा छूटा हुआ था, उस गड्ढे में एक बच्चे के गिरने से जान चली गई। मैंने उस बिल्डर से बात करके 16 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया। तो
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता है। समाज सेवा के जितने काम है वो करता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रक्तदान करता है, वृक्षारोपण करता है, स्वच्छता के अभियान चलता है, रात में कंबल बांटता है, और कोई समाज का ऐसा काम नहीं है जो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं करता। ऐसे सामाजिक कामों कार्यों की वजह से भाजपा का कार्यकर्ता जनता से इतना जुड़ा रहता है कि उसे चुनाव में कुछ करने की आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो आप जब घर जाते होंगे तो आपको उनको घर वाले या आपकी माताजी नहीं कहती होंगी कि मतलब ये डेड बॉडी छू कर आए हो या इस बच्चे के साथ ऐसे आए हो, तो मतलब वो नहीं बोलती? माताजी ने तो सिखाया है, वह क्या बोलेंगी। माताजी ने वार्ड की राजनीति से शुरू करके वो इस पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री तक गई। माताजी और पिताजी का सेवा का इतिहास बहुत पुराना है, उन्हीं से तो प्रेरणा लेके काम कर रहा हूँ। आपको मैं बताऊंगा, बड़ी भावुक बात है। मेरे पिताजी की अवस्था थी 91 वर्ष, उनका 76 वर्षों का सामाजिक जीवन पूरा हो चुका था। मैं एक रात अपने सारे कार्यक्रम पूरे करके लगभग 10 बजे घर पहुंचा। उन्हें मैं अपने हाथ से खाना खिलाता था, तो मैंने उन्हें भोजन कराना शुरू किया। भोजन करते करते उन्होंने कहा, बेटा ये कंबल बचे हुए हैं, वहाँ कंबल का ढेर रखा था, खाना खा के निकलो और इनको बांट के आओ। मैं प्रतिदिन रात में 10 बजे से 2 बजे तक पूरे जाड़े कंबल बांटता हूँ, ये मेरा वर्षों का अभ्यास है। 91 वर्ष की अवस्था में मेरे पिताजी को वो कंबल दिख रहे थे और उन्होंने मुझे कंबल बांटने भेज दिया। कंबल बांट के करीब 2:30 बजे मैं घर लौटा। 3 बजे उनकी तबीयत बिगड़ी और चूंकि मैं सोता उनके पास ही था तो मुझे पता चल गया। मैं उन्हें लेके तुरंत अस्पताल भागा। 5 बजे के करीब उन्होंने अंतिम सांस ली। तो मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसे 91 वर्ष की उम्र में भी कंबल नहीं बटे हैं इसका ध्यान था, और उन्होंने अपनी अंतिम रात को भी मुझे कंबल बांटने भेजा था। तो देखिए, विधायक पिताजी से जो सीखने को मिला है वही कर रहे हैं, तो वो भला मुझे क्यों टोकेंगे, उन्होंने ही तो इस काम में लगाया है। विधायक जी देखिए इमोशनल हो चुके कोई भी देखिए जो माता पिता के प्रति जो सेवा का अगर भाव रखेगा तो वो इमोशनल हो जाता है। एक आखिरी आपसे हमारा प्रश्न, समाजवादी पार्टी के लोग जो है लगातार भाजपा पे तंज कसते रहते हैं, और समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग चुनाव जीत जाते हैं तो जो दोनों डिप्टी सीएम हैं अगर वो हमारे पाले में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। मैं अखिलेश जी से इतना ही कहना चाहूँगा कि उनके सामने भारतीय जनता पार्टी है जो सर्वधर्म समभाव की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, और अखिलेश जी सिर्फ एक जाति और एक धर्म की बात करते हैं। उनका अपना समीकरण इस बार खतरे में है। यादव समाज की नींद टूट चुकी है। यादव समाज देख रहा है कि कौन देश का काम कर रहा है। मथुरा आंदोलन कौन करेगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि कौन मुक्त कराएगा, ये यादव समाज देख रहा है। मुस्लिम समाज ये चाहता है कि मुस्लिम समाज के वोट से ही तो समाजवादी पार्टी खड़ी होने लायक बचती है। मुस्लिम और यादव वोट न दे तो ये एक प्रधान और एक पार्षद भी नहीं जीता पाएंगे। तो मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि अगर हमारे समाज से ही आपकी पार्टी खड़ी होती है तो आप मुख्यमंत्री हमारे समाज का क्यों ना हो। तो मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी तो अपने परिवार की राजनीति करते हैं। अगर आप देखिए तो उनके परिवार में ही सारे सांसद हैं, विधायक हैं, पार्टी के सारे प्रमुख पदों पे उनके परिवार के ही लोग हैं। ये कोई पार्टी तो है नहीं, इसका पूरा नाम होना चाहिए समाजवादी पार्टी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी है ये। तो जब ये प्राइवेट कंपनी सिर्फ वो अपने परिवार के लिए चला रहे हैं, अगर यादव भी उन्हें छोड़ दिए, मुसलमान भी उन्हें छोड़ दिए, तो उनके पास बचेगा क्या। वो यूपी की किसी भी सीट पर अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे अगर यादव और मुसलमान ने उनको छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी की किसी पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है। पिछली बार से और अधिक वोट से और अधिक लीड से भारतीय जनता पार्टी जीत कर सत्ता में आएगी। और जैसे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी से निकालकर यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनाया है, जैसे लालू यादव की बिहार से यूपी की तुलना होती थी, आज महाराष्ट्र और गुजरात से होती है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने की राह पर है, और इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और उत्तर प्रदेश को देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाएगी। एक मौलाना है, उन्होंने उनको अखिलेश यादव को नसीहत दिया है कि अगर मुस्लिम मुख्यमंत्री के रूप में कोई चेहरा नहीं उतारेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। फिर अखिलेश यादव जी कैसे चलेंगे साइकिल पर? यही तो मैंने आपसे पहले ही कहा। मुसलमान चाहता है कि मुस्लिम लाइए, इनकी है प्राइवेट लिमिटेड। अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो अधिक से अधिक उनकी पत्नी बनेंगी, डिम्पल जी बनेंगी, और तो इनके पास कोई तीसरा उम्मीदवार है नहीं। मुसलमान चाहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवार बने, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा। यादवों को सोचना होगा, श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि अगर मुक्त कराएगी कोई तो सिर्फ भाजपा कराएगी। बचा क्या इनके पास? उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर ये जमानत भी नहीं बचा पाएंगे अगर यादव और मुस्लिम ने इन्हें छोड़ दिया।
चलिए, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कैंट विधायक से जो कैंट विधानसभा से सौरभ श्रीवास्तव जी थे जो विधायक थे। और आपको हम बता दें कि जो प्रकरण था वो एक तरीके से था कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय पे तमाम जो जनता है वो यहाँ पर जन सुनवाई के लिए आती है और अपनी समस्याओं को रूबरू कराती है। तो ऐसे में जब विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी जब यहाँ पर जन सुनवाई कर रहे थे तो ऐसे में एक क्रिश्चियन समुदाय की जो है परिवार आता है, वो अपना काम लेकर आता है और विधायक जी ने उनका काम भी करा दिया। और जब बात आती है कि प्रसाद देने के लिए तो वो लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करता है। तो मैं जनता से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग जो है धर्म के प्रति यानी कि जो सजग होते हैं, यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे होते हैं वो बुर्का पहनकर स्कूल जाते हैं, तो क्यों ना हिंदू समुदाय के लोग जाए। तो तमाम बातें हमारी हुई विधायक जी से। विधायक जी एक तरीके से इमोशनल भी हुए अपने परिवार को लेकर। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।